हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टैक्स सिस्टम के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि टैक्स क्या होता है, फिर हमने ये समझा था कि टैक्स को कहाँ से वैधता प्राप्त होती है, आखिर वो क्यों लेजिटिमेट होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टैक्स सिस्टम को कहाँ से मॉरल अथॉरिटी प्राप्त होती है, क्यों कर व्यवस्था को नैतिक माना जाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि टैक्स कैसे एक इकोनॉमिक टूल है, कैसे सोसाइटी में इक्वेलिटी को लाता है। साथ में ये भी पढ़ा कि एक देश में टैक्स सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जो राज्य को नागरिक के साथ जोड़ता है, अर्थात देश की इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टैक्स की कई सारी डिफिनीशन पढ़ी, जिसमें हमने ये भी समझा कि टैक्स इज द टूल ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स, टैक्स इज ए एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, टैक्स इज ए कंपल्सरी इकोनॉमिक बर्डन। कई तरह की हमने उसकी डिफिनीशंस को पढ़ा और समझा। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि एक अच्छे टैक्स सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर मान लो भारत को वर्तमान में अपने टैक्स सिस्टम को रेनोवेट करना हो या बेहतरीन बनाना हो, तो ऐसे कौन से मानक हैं जिनके आधार पे हम अपने टैक्स सिस्टम में सुधार करेंगे। ये वैसे ही बात है जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ मानक होते हैं, यदि उन मानकों को वो फॉलो करेगा तो सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे PYQ का ट्रेंड एनालिसिस करना, आंसर रेटिंग करना, एनालिटिकल होकर पढ़ना, जैसे कुछ मानक हैं। अगर उन मानकों को यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉलो करता है तो उसकी सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे ही टैक्स सिस्टम के भी कुछ मानक होते हैं। यदि उन मानकों को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो टैक्स सिस्टम अच्छा है। और टैक्स सिस्टम जब अच्छा होगा तभी अपने पर्पज को अचीव कर पाएगा। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति में भी कहीं ना कहीं कर व्यवस्था का ही एक रोल था। तो क्या रहा होगा, इन जो मानक आज मैं बताने जा रहा हूं, इन्हीं मानक, इन्हीं गाइडलाइन के अनुरूप ना होने के कारण वो टैक्स सिस्टम एक क्रांति का कारण बन गया। तो कहने का मतलब, टैक्स सिस्टम अगर इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा तो देश के कल्याण के लिए होगा, देश के वेलफेयर के लिए होगा। यदि टैक्स सिस्टम इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगा जो मैं बताने जा रहा हूं, तो फिर वो क्रांति, शोषण का कारण बन सकता है। हमेशा एक आदर्श स्थिति की बात की जाती है, चाहे वो एक आदर्श इंसान की बात हो, ह्यूमन बीइंग की बात हो, एक आदर्श कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, एक आदर्श, एक आइडियल स्कूल की बात हो। और जब हम किसी आइडियल या आदर्श की बात करते हैं तो कुछ मानक होते हैं। वैसे ही कर व्यवस्था या कहा जाए एक आदर्श, एक आइडियल टैक्स सिस्टम क्या है, हम उसी को आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि टैक्सेशन क्या होता है और कितने तरह का होता है। टैक्स एक अलग शब्द है, लेकिन जब टैक्स को इंपोज किया जाता है उस पूरे सिस्टम को हम टैक्सेशन कहते हैं। और हम ये देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, डिग्रेसिव क्या होता है, प्रोपोर्शनेट टैक्स सिस्टम क्या होता है, जिसको हम फ्लैट टैक्स सिस्टम भी बोलते हैं। फिर हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये सब आज हम समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं एक आइडियल टैक्स सिस्टम क्या होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है, जिसके फादर एडम स्मिथ कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में एक बुक आई द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इस बात को आइडेंटिफाई किया कि किसी देश में जो टैक्सेशन है वो बेसिकली 4 सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उसे कहा कैनन ऑफ टैक्स। याद रखिएगा,
कैनन ऑफ टैक्स का मतलब है चार आदर्श, मतलब आदर्श व्यवस्था। क्या सिद्धांत, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाए कहां लिखा हुआ था, तो द वेल्थ ऑफ नेशन में। एडम स्मिथ की ये बुक है, ठीक। याद रखिएगा इस किताब में, या कहिए एडम स्मिथ का जो ये वर्क है, इस वर्क में उसने ये सब लिखा हुआ है। ये किताब की अगर मैं चर्चा करूं तो मात्र ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड बुक नहीं है, इसमें साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छे कुछ बातें कही गई हैं। जैसे मैं इस बुक के बारे में थोड़ी पढ़ रहा था, तो इसमें एक बेसिक जो थ्योरी बताई गई है ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप फोर्थ पेपर में ये चीज यूज कर सकते हो। इस किताब में एडम स्मिथ ने यह कहा है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो मूलतः स्वार्थी नहीं होता, यह केवल वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता, वो इंपैथी के साथ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो इस किताब में जो इंपॉर्टेंट बात है मुझे याद आई, मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव सेल्फ इंटरेस्ट प्लस इंपैथी अर्थात दूसरे को भी लेकर चलने का होता है। तो बड़ा संतुलित एक इसने मनुष्य के बारे में वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन किया है, और कहा है कि इसीलिए मनुष्य ह्यूमन बीइंग जब एक दुकान खोलता है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए खोलता है, अपने पैसा कमाने के लिए खोलता है, पर वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसको समाज के द्वारा वैलिडिटी मिली रहे, वैलिडेशन समाज के द्वारा मिला रहे, और वो समाज को भी लेकर चलना चाहता है। और इसीलिए कहता है कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। इसको वो बोलता है कि हर मनुष्य के अंदर एक निष्पक्ष मार्गदर्शक होता है, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर। हर इंसान के अंदर एक निष्पक्ष इम्पार्शियल वॉइस होती है, जिसको आप कह सकते हो आत्मा की आवाज। तो कहीं ना कहीं मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से जोड़ रहा था जो हमारे फोर्थ पेपर में है, एक इनर वॉइस या आत्मा की आवाज या कंसाइंस, उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है और इकोनॉमी को उसके साथ इंटरलिंक किया है। और कहीं ना कहीं इसको आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छी ये किताब है, इसके बारे में आप अगर चाहें तो थोड़ी बहुत इसका एसेंस समझना चाहिए। तो वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कैनन ऑफ टैक्स की बात की है। टैक्स के संबंधित उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं, बेसिकली वो 4 सिद्धांत हैं, लेकिन अदर फिलोसफर या इकोनॉमिस्ट ने भी कुछ सिद्धांत दिए हैं, हम उनको भी समझेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना अच्छा कंटेंट होगा वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो चलिए हम समझते हैं कैनन ऑफ टैक्स। याद रखिएगा जो कैनन ऑफ टैक्स की बात हम करने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, गाइडलाइन है। अगर किसी देश को अपने टैक्स सिस्टम में सुधार करना है या अपने टैक्स सिस्टम का मूल्यांकन करना है, उसमें और बेहतर बनाना है उसको, तो ये सिद्धांत उसके काम आ सकते हैं। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो किसी भी अच्छे टैक्स सिस्टम का होता है वो होता है कैनन ऑफ इक्विटी। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कैनन ऑफ इक्विटी। तो उन्होंने कहा कि जो कर है वो कैनन ऑफ इक्विटी को फॉलो करना चाहिए। हम एक एक सिद्धांत को बहुत आराम से समझेंगे। तो पूछा जाए कि भाई कैनन ऑफ इक्विटी क्या होती है। अगर बात की जाए कैनन ऑफ इक्विटी की, तो इसका मतलब है कि जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए या जो स्टेट के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाए वो बेसिकली लोगों की योग्यता के आधार पे हो, एबिलिटी टू पे। इसका जो सबसे मेन कीवर्ड है वो एबिलिटी टू पे। जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना टैक्स लेना चाहिए।
अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो मान लो कोई इंसान 1,000 रुपए कमाता है, कोई इंसान मान लो 1,00,000 रुपए कमाता है। अगर आप दोनों से एक अमाउंट का टैक्स लो, अभी समझने के लिए बहुत सरल रहना, धीरे धीरे हम अपनी चीजों को समझते जाएंगे तो कठिन नहीं होंगी। मान लो अगर मैं इन दोनों से कहूं कि भाई 100 रुपए दो, आप सोचो कि 100 रुपए इसके लिए और इनके लिए क्या समान प्रभाव उत्पन्न करता है? नहीं। अगर आप परसेंटेज देखिए तो 100 रुपए इसका परसेंटेज देखिए और इसका परसेंटेज देखिए, तो आपको देखना है कि 100 रुपए इसके ऊपर बहुत बर्डन क्रिएट करेगा, पर इसके ऊपर उतना बर्डन क्रिएट नहीं करेगा। तो एबिलिटी टू पे का मतलब है जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसकी जितनी योग्यता हो, उसी के अनुसार उतना उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। इसीलिए यहां बात की गई है इक्विटी की। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हमें समझना है कि इक्विटी क्या होता है। देखो, एक होता है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब होता है एक जैसा व्यवहार। अगर हम बात करें समानता, जिसको हम बोलते हैं इक्वेलिटी, इसका मतलब होता है एक जैसा व्यवहार। अगर मान लो 1,000 कमाने वाले से भी हमने 100 रुपए लिया, 1,00,000 कमाने वाले से भी हमने 100 रुपए लिया, 1 करोड़ कमाने वाले से भी हमने अगर 100 रुपए लिया, तो आप कहोगे कि वो समान व्यवहार हो रहा है, इक्वेलिटी है। पर इक्वेलिटी उचित नहीं मानी जाती कुछ संदर्भों में। इक्वेलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिंदी में समता। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लो एक घर है, उसमें 10 रोटी है ना, और मान लो 3 लोग हैं, या मान लीजिए 5 लोग हैं। अगर हम सबको 2-2 रोटी दे दें तो दैट इज इक्वलिटी। लेकिन मान के चलो कि इसमें एक बच्चा 1 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 12 साल का है, एक 13 साल का है, सपोज करिए एक 14 साल का है, और सबको हम अगर 2-2 रोटी दे दें, इसको भी 2 रोटी दे दें, इसको भी 2 रोटी दे दें, इसको भी 2 रोटी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, तो दैट इज इक्वलिटी। पर वास्तव में जो मूल्य होते हैं उनका उद्देश्य होता है न्याय करना। क्या होता है उसका उद्देश्य? न्याय करना, जस्टिस। और आप देखोगे कि अगर यहां पर हम इक्वलिटी को फॉलो करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा। और आपको पता है कि ये बच्चे के लिए एक्स्ट्रा है 1 रोटी, क्योंकि 1 साल का बच्चा 2 रोटी नहीं खा सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे इसमें भूखे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब इक्वलिटी क्या होता है उसको समझो। इक्वलिटी का मतलब होता है एक समान व्यवहार, जबकि इक्विटी का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से व्यवहार करना। जिसको जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार करना। तो शायद इस 1 साल के बच्चे को हम 1 रोटी दे दें, और शायद जो 14 साल का बच्चा है उसको हम 3 रोटी दे दें। तो इक्वलिटी एक जैसे व्यवहार की बात करती है, पर इक्विटी कहता है कि जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा होता है विकास, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट तभी होगा जब हम जिसकी जरूरत जितनी है उसको उतना प्रोवाइड करें। तो याद रखना, इक्विटी
एक ज्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू इक्वलिटी। और आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें इस बात को आइडेंटिफाई किया गया है कि इक्विटी पर स्टेट को फोकस करना चाहिए। इसीलिए आप रिजर्वेशन पॉलिसी देखते होंगे, और रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, आरक्षण जो एक नीति है, उसका उद्देश्य भी है जिसको जितनी जरूरत उतना उसके साथ व्यवहार किया जाए, उस तरह का व्यवहार किया जाए। तो इक्विटी की एक खासियत होती है कि अगर आप इक्विटी की बात करें, इक्विटी को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे पढ़ने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार होना, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी में दो वर्ड आ जाते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल इक्वेलिटी और हॉरिजेंटल इक्वेलिटी, इसका यह मतलब है, अब समझिएगा, जैसे मान लो कहीं पर 20 रोटी हैं और मान लो 4 लोग हैं, 4 में 2 बच्चे, मान लो 2 स्टूडेंट हैं, अभी वो केवल 3 साल के हैं, और 2 स्टूडेंट जो हैं मान लो 10 साल के हैं। याद रखिएगा 20 रोटी हैं, या जिसको आप ब्रेड बोलते हो, 4 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट 3-3 साल के हैं और 2 स्टूडेंट 10-10 साल के हैं। अगर बात इक्वेलिटी की करते तो हम सबको 5-5 रोटी दे देते, है ना। तो हम सब लोगों को 4 बच्चे, ठीक है, 5-5 रोटी देते, टोटल 20 रोटी हो जाती। तो दैट इज इक्वेलिटी, एक जैसा व्यवहार। लेकिन जब बात इक्विटी की करेंगे, अब देखिए बात कर रहे हैं इक्विटी या समता की। तो समता में मैंने आपको कहा जिसको जितनी जरूरत है उतना देना है, या इसको यह भी कह सकते हैं कि इसमें हॉरिजेंटल इक्वेलिटी और वर्टिकल इक्वेलिटी होती है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि जो 3-3 साल के बच्चे हैं उनके साथ एक सा व्यवहार किया जाए, और जो 10 साल के बच्चे हैं उनके साथ एक व्यवहार किया जाए। तो ये तो हो गया जब हम इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। समझिएगा, थोड़ी कॉन्सेप्ट मैं जानबूझ के इसको थोड़ी कठिन कर रहा हूं, इसका मैं सरल तरीका भी आपको बता सकता था, पर हमें अपना अगर स्तर थोड़ी उठाना है तो हमें कठिन चीजों को समझना होगा। मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं कि हम लोग एज ए यूट्यूबर काम नहीं करना चाहते, है ना। जो एजुकेशन सर्विस की स्पिरिट होती है उसको फॉलो करना चाहते हैं, ना कि यूट्यूबर की स्पिरिट को हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो हम लोग कभी भी आपका इंटरटेनमेंट करने नहीं आते, जबकि सीखने और सिखाने आते हैं। तो जब बात इक्विटी की करेंगे तो हमने कहा था इक्विटी में एक होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। तो जितनी इसको रोटी मिलेंगी उसको इतनी रोटी मिलेंगी, जितनी इसको मिलेंगी इसको इतनी मिलेंगी। तो दैट इज हॉरिजेंटल इक्वेलिटी, सेम होना चाहिए। इक्वेलिटी वाली बात तो आपको पता था, तो सेम मिलेगा। अब मान लो कि हमने 20 रोटी हैं, ठीक है, 20 में मान लो हमने कहा कि 15 रोटी और 5 रोटी, तो इनको हम देंगे 5 रोटी टोटल, 5 का मतलब 2.5 और 2.5, और इसको हम देंगे, सपोज करो ये ज्यादा ही खाते हैं कुछ, 7.5 और 7.5। तो अब आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, क्षैतिज स्तर पे एक साथ व्यवहार कर रहे हैं, जितना इनको उतना इनको, जितना इनको उतना इनको। तो ये तो हो गया हॉरिजेंटल इक्वेलिटी। साथ में इसका दूसरा भी एक वर्ड होता है इक्विटी का, वर्टिकल इक्वेलिटी। वर्टिकल इक्वेलिटी का मतलब होता है
कि इन दोनों के बीच में जितनी जरूरत थी, इस ग्रुप को जितनी जरूरत थी उतना दिया गया, इस ग्रुप को जितनी जरूरत थी उतना दिया गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इक्विटी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों समानता होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। जो 3-3 साल के बच्चे थे उनके साथ एक सा व्यवहार, जो 10-10 साल के बच्चे थे उनके साथ एक सा व्यवहार। साथ में यह भी इसमें कहा जाता है कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, इसलिए दोनों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है। दैट इज इक्विटी। तो कहने का मतलब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी की डिफिनेशन अगर आप जानना चाहो तो नीड बेस अप्रोच, जिसको जितनी जरूरत है उतना देना, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। जैसे सारी महिलाओं को मैटरनिटी लीव का फायदा मिलता है, पुरुषों को नहीं मिलता, दैट इज इक्विटी। अगर ऐसा कहा जाए कुछ महिलाओं को बस मिलेगा, कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार बस की महिलाओं को मिलेगा, बाकी भारत की किसी महिला को नहीं मिलेगा। साथ में यह भी कहा जाए कि मान लो गुजरात और मुंबई की पुरुषों को मिलेगा और बाकी किसी को नहीं मिलेगा, तो यह हो गया गलत। क्यों? क्योंकि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना नहीं, समान के साथ समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, दैट इज इक्विटी। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इक्विटी क्या है। और जब हम बात कर रहे थे कैनन ऑफ इक्विटी की, तो कैनन ऑफ इक्विटी का यही मतलब है कि किसी भी देश में टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। सपोज करो कि किसी देश में 100 लोग रहते हैं, अभी बस इतना समझिएगा, बहुत इजी। इसमें से 10 लोग 1 CR से ज्यादा कमाते हैं, ठीक, 1 CR से ज्यादा कमाते हैं। मान लो और 10 लोग हैं जो वो 10 लाख से 1 CR के बीच में कमाते हैं। मान लो 80 लोग मान लीजिए 1 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि ये इतने लोग जो समान लोग हैं इनके साथ एक सा व्यवहार करो, इतने लोग जो हैं इनके साथ एक सा व्यवहार करो, और इतने लोग जो हैं उनके साथ एक सा व्यवहार करो। तो अगर कहा जाए कि ये लोग मान लो 15% टैक्स देंगे अपनी इनकम का, ये लोग 10% देंगे और ये लोग 5% देंगे, तो समझिएगा कि वास्तव में तो ये आपको अंतर लग रहा होगा, इक्वेलिटी नहीं दिख रही, पर ये इक्विटी है। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे कि जो जितनी कमाने की क्षमता रखता है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाना चाहिए। अगर मान लो इनको भी कहा जाए 15% देंगे, इनको भी कहा जाए 15% देंगे, तो आप देखिए कि उसका प्रभाव जस्टिस के साथ अप्लाई नहीं होगा। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी यह कहता है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लोगों की योग्यता के अनुसार एबिलिटी टू पे पर डिपेंड करता हो, अर्थात जिसकी जितनी क्षमता हो उससे उतना टैक्स लेना चाहिए। अगर मैं इसे बहुत सरल शब्दों में कहूं तो हमारा जो टैक्स सिस्टम हो वो शोषणकारी नहीं होना चाहिए, वो एक्सप्लॉयटेशन ना करे, वो लोगों से जबरदस्ती टैक्स ना ले। अब इस बात को तो आप सैद्धांतिक रूप से समझ गए होंगे, और इसके चलो हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। पहले एक बेसिक उदाहरण समझते हैं। हमारे यहां इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखो कि जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं मान लीजिए उनको 30% देना पड़ता है, और जो 5 लाख से कम कमाते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना पड़ता।
तो ये कहीं ना कहीं कैनन ऑफ इकोनॉमी की ही थ्योरी को फॉलो कर रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या एथिकल बैकग्राउंड है। तो इसके पीछे जो कैनन ऑफ इकोनॉमी है, इसके पीछे सबसे बेसिक एक एथिकल बैकग्राउंड ये है कि समाज में जो भी अमीर लोग होते हैं, जो वेल्दियर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो समाज के द्वारा दी गई या राज्य के द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा भी ज्यादा उठाते हैं। और जब समाज व राज्य के द्वारा दी गई चीजों का वो फायदा उठाएंगे तो उनको पे भी ज्यादा करना चाहिए। अब सोचो कि अगर मान लो स्टेट हाईवे बना रहा है, उस हाईवे का यूज कौन कर रहे होंगे? जिनके पास कार होगी। गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटी देता है, उन फैसिलिटी को सबसे ज्यादा यूज भी कौन करता है? अमीर लोग। तो उनको कहीं ना कहीं उसका पे भी करना होगा। इसको आप रॉल्स की थ्योरी के साथ भी जोड़ सकते हो। रॉल्स की थ्योरी जो ऐसा मानती है कि राज्य का यह दायित्व है कि राज्य में जो सबसे वंचित, सबसे डिप्राइव्ड लोग हों, उनका सहयोग किया जाए। इसको आप अमर्त्य सेन के कॉन्सेप्ट के साथ भी जोड़ सकते हो, जो कहते हैं कि स्टेट का सबसे मेन काम है लोगों की क्षमता का निर्माण करना। और क्षमता का निर्माण कब होगा? कैनन ऑफ इक्विटी पे ही बेस होगा, तब होगा। अब जो आदमी गरीब है, जो औरत गरीब है, उससे आप पैसे ले लोगे तो फिर गलत बात है, क्योंकि वो अपने शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में कहां खर्च कर पाएगी। पर जिसके पास बहुत ज्यादा है, सरप्लस है, अगर आप उससे लेते हो और उसको लेकर गरीबों को देते हो तो क्षमता का निर्माण भी हो पाएगा। तो हमने पहला सिद्धांत पढ़ा, वो कैनन ऑफ इकोनॉमी का पढ़ा, कैनन ऑफ इकोनॉमी नहीं, सॉरी, कैनन ऑफ इक्विटी का पढ़ा। और हमने कहा कि टैक्स कैसा होना चाहिए? एबिलिटी टू पे के बेस पे होना चाहिए। तो हमने यहां पर पढ़ा कैनन ऑफ इक्विटी, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है एबिलिटी टू पे। या हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्स सिस्टम जो होना चाहिए वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। और इसका एक उदाहरण आप देखिए, अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें, अगर हम नमक सत्याग्रह की बात करें, अगर हम और भी शोषणकारी कर व्यवस्था की बात करें, तो वहां पर इसी सिद्धांत को वायलेट किया गया। तो कहने का मतलब टैक्स सिस्टम को अगर सस्टेनेबल रखना है, राज्य को सस्टेन रखना है, तो यह सिद्धांत को फॉलो करना होगा। आप मान लीजिए गरीबों से टैक्स ज्यादा लेने लगे और अमीरों से टैक्स न लें, तो एक समय बाद गरीबों को यह लगने लगेगा कि राज्य उनका शोषण कर रहा है और वो राज्य से अपने आप को अलग महसूस करने लगेंगे और एक समय वो क्रांति कर देंगे। यही आप देखिए फ्रांस की क्रांति में हुआ। जो फ्रांस की क्रांति थी, आपको पता है, वहां 3 तरह के लोग थे। उच्च वर्ग, जिसमें पादरी, एलीट क्लास के लोग, राजा महाराजा आते थे, मिडिल क्लास के लोग थे और सबसे लोअर क्लास के लोग। और सबसे ज्यादा संपत्ति जो थी वो इनके पास थी, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स का जो बर्डन था वो इनके ऊपर था। और ये लोग, इसीलिए फिर आप समझा होगा, ये लोग परेशान हुए और इनको इनकी जगह से हटाने की कोशिश की। वही हुआ। नमक सत्याग्रह भी यही था कि नमक जो एक आम आदमी की सबसे मूल जरूरत थी, उस पर कर आरोपित किया, टैक्स ज्यादा लगाया और उसकी क्षमता तो थी नहीं देने की। तो एबिलिटी टू पे जैसे जो थ्योरी है उसको क्या किया? वायलेट किया। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर किसी देश को अपने टैक्सेशन सिस्टम को इफिशिएंट बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो उसको कैनन ऑफ इकोनॉमी जरूर फॉलो करनी चाहिए। और कैनन ऑफ इकोनॉमी के अगर हमने बात की तो हमने ये 2 थ्योरी समझी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का अगर दूसरा साइड हम देखें कि क्या वर्ल्ड में इस समय का जो सबसे ज्यादा ग्लोबल प्रैक्टिस है जो इसको फॉलो करता है, तो आप स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों को देख सकते हो। जो स्वीडन और नॉर्वे देश हैं वो कैनन ऑफ इकोनॉमी
को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं और इसी टैक्स सिस्टम के कारण वो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इसी कारण वहां गिनी कोएफिशिएंट कम होता जा रहा है, वहां समानता बढ़ रही है। जबकि अदर जो कंट्री हैं, जैसे आप इसको भारत के संदर्भ में देखना चाहो तो भारत में भी कुछ ऐसे टैक्स सिस्टम है यहां पर कैनन ऑफ इकोनॉमी वायलेट होता दिखता है, पर लगातार इसमें भी सुधार हो रहा है। इनकम टैक्स नो डाउट इस थ्योरी को मानता है, पर जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं वो इस थ्योरी को नहीं मानता या इस थ्योरी के साथ एडजस्ट नहीं होता। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोग हमेशा डेटा पढ़ते हैं कि 1% जो भारत के सबसे अमीर लोग हैं वो 40% पूरे भारत की संपत्ति पर हक रखते हैं। लेकिन अगर टैक्स के सिस्टम पे देखा जाए, जीएसटी कौन पे करता है, तो जो दुनिया के सबसे 1% भारत की जो सबसे 1% अमीर हैं, समझिएगा, जो भारत के सबसे 1% अमीर लोग हैं और जो भारत के सबसे गरीब 50% हैं, आपको पता है कि प्रॉपर्टी इनके पास 40% है, इतनी ज्यादा है। लेकिन जब जीएसटी की बात करते हैं कौन पे करता है, तो याद रखिएगा जीएसटी ये कम्युनिटी ज्यादा पे करती है। प्रॉपर्टी में तो 3 से 4% ही इसके पास केवल हिस्सा है, पर जीएसटी 64% ये पे करती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, समझिएगा। तो कहीं ना कहीं कैनन ऑफ इकोनॉमी जो है वो वायलेट हो रहा है और ये भारत को एक अलार्म के तौर पे बता रहा है कि आपको अपने टैक्स सिस्टम को सही करना होगा। और इसीलिए भारत ने जो जीएसटी लाया उसकी कई सारी स्लैब बनाई और जो गरीब इंसान, जो मिडिल क्लास के लोगों से जुड़े आइटम हैं उसका टैक्स कम रखा और जो लग्जरी आइटम है उसका टैक्स रेट ज्यादा रखा। और हम लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं जीएसटी को भी ज्यादा से ज्यादा कैनन ऑफ इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सही किया जा सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी थ्योरी है। तो इस तरह से हमने समझा कैनन ऑफ इकोनॉमी को, और बार बार कैनन ऑफ इकोनॉमी आ रहा है, कैनन ऑफ इक्विटी अभी हम पढ़ेंगे, कैनन ऑफ इकोनॉमी को भी। तो कैनन ऑफ इक्विटी को हमने पढ़ लिया और हमने देखा कि नॉर्वे और स्वीडन इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दूसरा जो सिद्धांत है जो एडम स्मिथ ने दिया कि टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा टैक्स सिस्टम में कैनन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। कैनन ऑफ इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन है, अर्थात जो कर संग्रहण की लागत है, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, ये कम होनी चाहिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सुना है ना आपने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला कि कोई देश है जो 100 रुपए मान लो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है और पता चला कि 50 रुपए कलेक्ट करने में ही खर्च हो जाता है, तो कहोगे इफेक्टिवली कितना बचा? 85 रुपए तो बचा। सपोज करो कि मेरा अपना एक देश है और मैं कलेक्ट करने के लिए कहीं जा रहा हूं, किसी से मुझे 100 रुपए टैक्स लेना है और जाते समय मैंने 4 व्हीलर की 200 रुपए 4 व्हीलर का दिया, तेल भरवाया उसमें 300 रुपए का और जाके 100 रुपए का टैक्स लिया। आप कहोगे ये सब आंकड़े अजीब से लग रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ज्यादा बड़ी डिजिट नहीं लेता, क्योंकि हम लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिसका सी सेट कमजोर है,
तो 100-200 के आंकड़े में रहेंगे तो काम करेगा दिमाग, उससे ज़्यादा की डिजिट में घबराने लगते हैं। और उनमें से मैं भी आता हूँ, मुझे भी मैथ कभी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, समझ में भी नहीं ज़्यादा आई, पर चूंकि इंटरेस्ट यूपीएससी में था तो फिर मैथ को पढ़ना पड़ा। तो चलो हम समझते हैं इस बात को कि कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन है वो हमेशा कम होता रहना चाहिए। अगर आप कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन को कम कर लोगे, लागत जो है कर संग्रहण की उसको कम कर लोगे, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लगेगा। क्योंकि अगर मान लो 100 रुपए को हमें लेने में 50 रुपए लगते हैं तो हमारे पास टोटल 50 रुपए ही बचेगा। लेकिन सपोज करो अगर 100 रुपए को लेने में, ठीक है, हम केवल 20 रुपए ही खर्च करें तो हमारे पास 80 रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा। तो आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास फाइनली टैक्स रहेगा या इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन होगा, इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन उतना ही तो किसी देश के लिए अच्छा माना जाएगा। मान लो कोई देश है वो 1000 रुपए टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन बाद में जब काउंट करता है कि 800 रुपए तो टैक्स कलेक्शन में ही खर्च हो गए, तो बचेगा कितना, 200 रुपए। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब आप सोचो कि आप गए दुबई में कमाने और दुबई में आपने कमाया 1 लाख, पर दुबई से आने और जाने में आपने खर्च कर दिया 80,000, तो आप क्या कहोगे, 20,000 बचे, तो इसको तो कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। आप अपने गांव में रखे ही 25,000 कमा लेते। और हम लोग हमेशा नपा तुला हिसाब रखते हैं कि भाई ओवरऑल बताओ कितना फायदा है। तो भाई एडम स्मिथ भी कहते हैं कि किसी भी देश का जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कैनन ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करे। कहने का मतलब टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम से कम होना चाहिए। जितनी वो कम से कम होगी वो उतना ही इफिशिएंट टैक्स सिस्टम कहलाएगा। इसमें भारत ने लगातार सुधार किया। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का 2014 में जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन था वो इतना था 0.57%, मतलब जितना हम टैक्स लेते थे उसका 0.57% खर्च कर देते थे कलेक्ट करने में। लेकिन आज की डेट में अगर हम फिजिकल ईयर 2000 ये चीज हमारे पास हो गई है मात्र इतना 51%। तो हमने क्या किया है, टैक्स की लागत को, टैक्स कलेक्शन की लागत को कम किया है। इसके पीछे हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। हमने कई तरह के जो अनावश्यक टैक्स थे जिसमें कर आने से ज्यादा लागत लग जाती थी उनको खत्म किया। कोर्ट में बहुत सारे पेंडिंग केस थे, हमने उनको भी खत्म किया। पता चला कोर्ट में केस एक फंसा हुआ है टैक्स का, उसकी टोटल कॉस्ट 1000 है, मतलब अगर सरकार जीत जाएगी तो उसको 1000 रुपए मिलेगा, पर वो 10 साल से मामला चल रहा है, सरकार उस पर 1000 से ज्यादा रुपए खर्च कर चुकी वकील को। क्योंकि जब कोई मामला टैक्स से रिलेटेड कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में, मान लो मेरा कोई मामला है तो मैं अपने वकील को हायर करूंगा, लेकिन भारत सरकार भी तो अपने वकील को हायर करेगी, उसको भी तो कुछ ना कुछ पैसा देगी। तो टैक्स कलेक्शन की जो कॉस्ट है वो लगातार भारत कम कर रहा है, जिसके पीछे कई तरह के अप्रोच है, जिसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे जीएसटी का। और इस मामले में अगर हम किसी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो एस्टोनिया एक देश है, आपको पता होगा यूरोप का एक देश है एस्टोनिया, उसने इस पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। और एस्टोनिया का जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है पूरी तरह से डिजिटल है, या कहिए 100% आप इसको ई टैक्स सिस्टम पाओगे। इस मामले में न्यूजीलैंड का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस को माना जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, और उससे भारत सीख सकता है। और भारत की अगर बात करें तो मैंने बताया कि हम एक तरफ सुधार भी कर रहे हैं, 0.57% से 0.51% हमारा टैक्स कॉस्ट हो चुका है, लेकिन हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी भी हम इसमें बहुत सुधार की संभावना रखते हैं। तो टैक्स ऑफ इकोनॉमी, सॉरी कैनन ऑफ इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको हमेशा याद रखिएगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से, कि भाई हमें जितना कमाएं
वो इफेक्टिव हो। क्लियर। अगला जो इंपॉर्टेंट कैनन है वो है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। निश्चितता। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भारत के लिए खासकर, और भारत में एक बहुत फेमस वर्ड है टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद। इस वर्ड को आपने सुना होगा, ठीक है, टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद। कहा जाता है कि भारत में जो टैक्स इंस्पेक्टर हैं या जो टैक्स अथॉरिटी है वो डरवाती है हमारे कॉरपोरेट हाउस को, हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी को, और आतंक के कारण भारत में लोग बिजनेस करने से बचते हैं। और इसीलिए जो ये 2014 के बाद सरकार आई जिसको मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं, उसने भारत में बिजनेस का माहौल बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं सुधार किया तो ये टैक्स अथॉरिटी पे काम किया और उनको कहा कि भाई डराओ मत, टैक्स कलेक्ट तो तभी होगा ना जब बिजनेस होगा। जब बिजनेस करने वाले ही लोग नहीं रहेंगे तो आप टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे। और एक बिजनेस फ्रेंडली टैक्स सिस्टम बनाने की बात की गई। चलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं, सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है। इसको ऐसे समझो कि आप एक देश है ए और एक देश है बी, ए और बी। मान लो ए में एक ऐसा देश है यहां पर कभी कहा जाएगा 10% टैक्स है, एक दिन बोल दिया जाएगा कि 25% टैक्स है, कभी बोला जाएगा 45% है, फिर बोला जाएगा 5% टैक्स देना है। मतलब कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। पता चला कोई सनकी वहां का प्रेसिडेंट या राजा या प्रधानमंत्री जिसका जो मूड होता है वो बना देता है। सपोज करो उत्तर कोरिया का ये किम जोंग है ना, और उसका कभी मन हुआ तो ये कर दिया, कभी मन हुआ तो वो कर दिया। लेकिन जो बी है वहां पर हमेशा 10% टैक्स या कभी 12% या 11% या फिर 10% ऐसे ही रहता है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक अच्छा टैक्स कलेक्शन कहां होगा। यहां पर टैक्स कलेक्शन का चांस होगा या जहां पर ज्यादा बिजनेस होगा। अगर बिजनेस ही नहीं होगा, इनकम ही नहीं होगी, तो टैक्स कलेक्शन तो नहीं होगा। अब आप दूसरी बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिजनेस करना है, आपके पास मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए हैं सपोज करिए, और 1000 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कहां करोगे, ए में करोगे कि बी में करोगे। तो आप देखोगे कि ए में तो टैक्स से रिलेटेड कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, कब कितना टैक्स कोई लगा दे, कब कितना हटा दे। तो आप हमेशा डरे हुए रहोगे और डरे हुए माहौल पे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पहला फीचर होता है कहीं भी बिजनेस करने के लिए। आप बी में ही जाओगे क्योंकि बी में सर्टेनिटी है, निश्चितता है, आपको पता है, आप एक माइंड मैप बना के रखोगे, आप पहले से एक अपनी प्लानिंग करके रखोगे, क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस प्लानिंग। और यहां पर तो आप बिजनेस प्लानिंग कर ही नहीं सकते, तो आप बिजनेस नहीं करोगे। जब बिजनेस नहीं करोगे तो टैक्स वहां कलेक्ट होगा नहीं। पर यहां पर आप कहोगे कि हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कैसे टैक्स देना है, कितना हमारे पास अमाउंट बचेगा और कितनी चीजें रहेंगी। तो आप कहोगे कि ये वाला सिस्टम, सर्टेनिटी वाला सिस्टम यहां पर नहीं है, तो बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना तो टैक्स भी आपसे कहां ले पाओगे जब बिजनेस ही नहीं होगा। तो किसी भी अच्छे टैक्स सिस्टम, भाई अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है जो उस देश की प्रॉस्पेरिटी में काम आए ना। अच्छा टैक्स सिस्टम तो वही है ना जो उस देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी में काम आए। अब आपसे मैं कहूं पढ़ाई करो, तो अच्छी पढ़ाई क्या है, जो आपके करियर को अच्छा करे। तो वैसे ही अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है, जो देश को अच्छा करे।
अब ऐसा टैक्स सिस्टम बना दिया जिससे बिजनेस कम्युनिटी नाराज हो गई, वो डर में रह रही है, उसे टैक्स फोबिया हो रहा है, वो चली जाएगी दूसरे देश में बिजनेस करने। जब फिर ऐसा टैक्स सिस्टम किसकी बात का जो भारत ही को भला न दे। कहने का मतलब कैनन ऑफ सर्टेनिटी ये कहता है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम होना चाहिए उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो भी लिखा है वो टैक्स पेयर को समझ में आए, टैक्स पेयर उसका मीनिंग निकाल पाए, और जो टैक्स पेयर उसका मीनिंग निकाले वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो, और टैक्स अथॉरिटी भी वही मीनिंग निकाले जो टैक्स पेयर निकाले। इसका मैं आपको एक उदाहरण अभी देता हूं। साथ में इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रेडिक्टिबिलिटी, अर्थात प्रेडिक्ट करा जा सके कि फ्यूचर में कैसा टैक्स लगने वाला है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है प्लानिंग। ठीक, अब मैं आपको इसलिए ये सब इतना पढ़ा रहा हूं कि मैं इकोनॉमी को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। अभी तक मैंने जितनी भी इकोनॉमी की फैकल्टी देखी, मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है कि वो अच्छा है, क्योंकि हम सब पढ़ के ही पढ़ाते हैं, है ना। कोई भगवान या बचपन से नहीं सीख के आए, पढ़ के ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो मुझे कमी लगी वो लगी कि हम लोग इकोनॉमी को बहुत प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते हैं और बहुत फैक्ट रिलेटेड पढ़ते हैं। इस कारण कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी हमारे पूरे जीएस में वैल्यू ऐड कर सकता है वो नहीं कर पाता। मैं इकोनॉमी को केवल इकोनॉमी तक सीमित नहीं रखना चाहता। जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, वर्टिकल इक्विटी ये सब बताया, ये सब एथिक्स में भी काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा। जब आप वेल्थ ऑफ नेशन में बताओगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को बताया गया है, तो ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी। और आपको मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि आप लोगों में से मात्र कुछ बच्चे ही मुझे देख रहे होंगे, पर वो बच्चे एक भी है अगर, और वो देख रहा है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत है। तो चलो हम फिर समझते हैं कि टैक्स कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है। तो एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो बहुत क्लियर हो और बहुत प्रेडिक्टेबल हो, उसको हम कहते हैं सर्टेनिटी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, अगर ये ना हो तो क्या हो, और भारत में ये चीज होती है जिसको हम टैक्स टेररिज्म पे समझेंगे। तो भारत क्या है समझिए। अब मैं इंडिया की आपको एक बात बताऊं, इंडिया एंड कैनन ऑफ सर्टेनिटी। पहले एक मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। जैसे मैं कहूं मैं राम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब मान लो, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं बहुत एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं अभी लिख पा रहा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर क्या कहूंगा मैं राम पढ़ने जा रहे हैं, और इसको देखिएगा तो कहेगा, कोई कहेगा मैं लगा दें, तो ऐसा लगेगा कि कोई इंसान कह रहा है कि मैं राम पढ़ने जा रहा हूं, ठीक। अगर मान लो यहां कहा जाए ठीक, लेकिन कोई दूसरा इसका मतलब निकाल सकता है कि ये हो शायद मैं और राम पढ़ने जा रहे हूं। तो कहने का मतलब अगर आप लिखोगे इस तरह कि इसके दो मतलब निकलें, तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देगा, ये विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देगा, है ना। आप इस उदाहरण पे फोकस मत रहिएगा। ये उदाहरण का जो पर्पज है आपको समझाना है कि जब हम कोई ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं जिसके कई तरह के मतलब निकलते हैं, जिसके डबल ट्रिपल फोर्थ तरह की मीनिंग होगी, वो विवाद का कारण बनेगा। और कोई कहेगा कि आपका ये मतलब है, कोई कहेगा ये मतलब है। ऐसे ही क्या होता है कि जब जो कानून लिखे जाते हैं, जो टैक्स से रिलेटेड लॉ हैं, वो जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी भाषा बहुत प्रिसाइज नहीं होती और बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं होती, तो टैक्स अथॉरिटी उसका अलग मतलब निकालती है,
टैक्स पेयर उसका अलग मतलब निकालता है और फिर दोनों के बीच में विवाद होता है, क्लियरिटी नहीं रहती और मामला कोर्ट में चला जाता है और लंबे समय तक चलता है। क्योंकि भारत में जितने भी टैक्स रिलेटेड लॉ हैं वो कोई एक दिन में नहीं बने, वो धीरे धीरे आपस में जोड़ते गए, जैसी जरूरत थी उसको जोड़ते रहो। जैसे मैं आपको भारत में बताऊं तो भारत में जो एक चाइल्ड की उम्र है उसको लेके कई तरह के कानून बने हैं। कई जगह कहा जाता है 14 साल से छोटा बच्चा चाइल्ड है या बच्चा है, कई जगह कहा जाता है 18 साल से छोटा बच्चा, कई जगह कहा जाता है 16 साल से छोटा बच्चा। जैसे आप पॉस्को में देखोगे तो अलग आपको बच्चे की उम्र मिलेगी, आप बाल मजदूरी कानून रोकथाम देखोगे उसमें अलग आपको दिखेगा, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट देखोगे तो उसमें अलग आपको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन देखोगे तो उसमें अलग बच्चे की आपको उम्र मिलेगी। तो अब 10 तरह की जब बातें होंगी तो उसमें विवाद का बहुत आराम से मौका मिल जाएगा। मान लो कोई इंसान 17 साल में पकड़ा गया और कहा गया कि मैं बच्चा हूं, दूसरा कहेगा नहीं तुम इस कानून के अकॉर्डिंग तो बच्चे नहीं हो। तो कई तरह का विवाद। अब होता क्या है ना कि कानून अगर एक साथ बने तो व्यवस्थित रूप से बने और उसमें कंसिस्टेंसी हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। लेकिन जब धीरे धीरे कोई देश विकसित होता है तो धीरे धीरे कानून बनते जाते हैं और एक कानून और दूसरे कानून में वेरिएशन आने लगता है, वहीं से विवाद के चांस उत्पन्न होते हैं। भारत भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और धीरे धीरे उसमें इकोनॉमिक कंडीशन बदली। जैसे 91 के बाद हमने ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट किया तो फिर नए कानून बनाए और कई सारे कानूनों में कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्मिटी ना होने के कारण बहुत सारे विवाद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर भारत के पॉइंट में देखा जाए तो सर्टेनिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है, और भारत के संदर्भ में मैं बता रहा हूं कि कैसे ये विवादों को उत्पन्न करता है। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी की अगर बात की जाए तो मैंने आपको दिखाया कि भारत की जो स्थिति है यहां सोचने लायक है। मैं भारत में इसलिए बार बार आपको बताता हूं कि जब आप मेंस में कभी लिखोगे, इकोनॉमी के रिफॉर्म में लिख सकते हो, टैक्स रिफॉर्म में लिख सकते हो, फिजिकल पॉलिसी में लिख सकते हो, फिजिकल कंसोलिडेशन में लिख सकते हो, रेवेन्यू रिलेटेड इशू आ जाए, सब में आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि हमारे जो टैक्स लॉ हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सर्टेनिटी नहीं है, उसमें कैनन ऑफ सर्टेनिटी को फॉलो नहीं करते, जिस कारण रेवेन्यू क्राइसिस हो सकता है। और उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि हमारे टैक्स लॉ हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत तरह के उसके मतलब निकलते हैं, जिस कारण जो टैक्स अथॉरिटी हैं वो बहुत ज्यादा टैक्स पेयर का एक्सप्लॉयटेशन करती है और ये करप्शन का भी एक कारण बनता है। इसी को हम टैक्स टेररिज्म बोलते हैं। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरी जो मैंने आपको बात बताई वो है टैक्स प्रेडिक्टेबिलिटी की, कि बिजनेसमैन का ये नेचर होता है कि वो चाहता है कि वो पूरी प्री प्लानिंग के साथ काम करे और उसे पहले से पता हो कि क्या क्या टैक्स देना है और क्या क्या नहीं देना। भारत में अभी बीच में 2007 से लेकर लंबे समय तक एक विवाद चला जिसे हम कहते हैं वोडाफोन केस। और वोडाफोन केस ऐसा था कि भारत ने रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अप्लाई करके कंपनी को यह कहा कि तुम्हें इतने 1000 करोड़ रुपए टैक्स देना है। अब दो तरह के कानून होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक कानून बना दूं आज और मैं ये कानून बना दूं कि अब जो आदमी 1 करोड़ से ज्यादा कमाएगा वो 20% टैक्स देगा, और ये आज के बाद अप्लाई होगा तो आज के बाद जो भी कमाएगा उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक राज्य के पास ये भी क्षमता होती है कि वो सिविल मामलों में, याद रखिएगा सिविल मामलों में ऐसे कानून भी बना सकता है जिसका पीछे से प्रभाव लागू हो। मान लो वो ये कह दे कि 2010 के बाद जो लोग 1 करोड़ रुपए कमाए हैं वो सब 15% टैक्स देंगे। ये कानून 2024 में आए, तो मतलब 2010 से लेकर 2024 तक जो लोग 1 करोड़ कमा रहे थे, मान लो अभी वो केवल 10% टैक्स दे रहे थे, लेकिन सरकार ने आज कानून बनाया कि अब उनको 15% देना होगा। तो 2010 से 2024 तक जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा कमाया है वो सब 15% टैक्स देंगे। तो 10 पहले दे दिया था, 5 और देना पड़ेगा। तो कुछ कानूनों का प्रभाव पीछे से भी, जिसे हम कहते हैं भूतलक्षी इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो भारत ने भी कुछ ऐसा किया और
कई हजार करोड़ का टैक्स वोडाफोन पे लगा दिया। अब ये बताओ, वोडाफोन कंपनी है, उसे लगा होगा कि चलो बिजनेस करते हैं, और उस पर टैक्स लगा दिया, वो भी पीछे के डेट से। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं टैक्स टेररिज्म। मतलब पता नहीं कल आपके साथ क्या हो जाए, टैक्स रिलेटेड कौन सा ऐसी पॉलिसी, ऐसी कौन सा रूल आ जाए, तो जो टैक्स सर्टेनिटी है वो नहीं रहेगी। इस मामले में सिंगापुर को एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। सिंगापुर को आप जानते ही होंगे। सिंगापुर में एक अथॉरिटी है ना, जो टैक्स से रिलेटेड अथॉरिटी है, इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। इसकी जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है। वहां टैक्स से रिलेटेड जो सबसे बड़ी संस्था है वो यही है, और ये प्रॉपर गाइडलाइन पब्लिक में अवेलेबल कराती है, प्रॉपर गाइडलाइन, और उसमें सब कुछ बहुत क्लियर रहता है, बहुत सर्टेन रहता है, बहुत प्रेडिक्टेबल रहता है, और इसी कारण माना जाता है कि सिंगापुर का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत इफिशियंट है। मैं आपको जितनी भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको बता रहा हूं। इकोनॉमी के मामले में मैंने आपको एस्टोनिया का नाम बताया, इक्विटी के मामले में मैंने आपको नॉर्वे, स्वीडन का बताया, साथ में मैंने बताया हर जगह की भारत कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, भारत कहां कहां सुधार कर रहा है। अब आपने कहा कि भारत की कमी, तो बता दी कि भारत की जो टैक्स रिलेटेड लॉ है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव है वो थोड़ी एरोगेंट है और टैक्स फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अब ये चीजें हमने खत्म करने की कोशिश की, और हमने एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जिसको हम बोलते हैं एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म। ये जीएसटी के ही अंतर्गत एक फिनोमेना है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी को बढ़ावा देने के लिए अथॉरिटी को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। टैक्स सिस्टम की जो फिनोमेना है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है ताकि प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़े। आप अगर कुछ चाहो तो सरकार से पूछ सकते हो कि भाई भविष्य में क्या होने वाला है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बना दें, तो भारत सरकार आपको इस क्षेत्र में मदद करेगी। तो हमने पढ़ा, सर्टेनिटी के बारे में पढ़ा। अब जो एक अदर हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ कन्वीनियंस कहता है कि जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो बहुत स्मूथली होना चाहिए। मतलब टैक्स अथॉरिटी जो है और जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर अनावश्यक बर्डन नहीं क्रिएट होना चाहिए। बहुत सुविधाजनक तरीके से टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। भारत में इस स्थिति को देखा जाए तो हमने काफी सुधार किया, लेकिन हम पहले की अगर आपको बात बताएं, अगर मान लो कोई एक दुकानदार है, उसको 10 तरह के टैक्स देने पड़ते थे, और 10 तरह के टैक्स में 10 तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे, 10 तरह के ऑफिस जाना होता था। और ये बताओ कि जब वो काम ही नहीं कर पाएगा, हफ्ते में 10 बार ऑफिस जाएगा, फिर फॉर्म भरेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा कि उसको उसके लिए सीए हायर करना पड़ेगा, उसको ह्यूमन रिसोर्स, तो कहां से वो टैक्स भरेगा? वो कहेगा भाड़ में जाए, इंस्पेक्टर आएगा तो मैं उसको एक 500 का नोट दे दूंगा, कहूंगा मालिक मुझे माफ करो, मैं टैक्स, क्योंकि टैक्स भरने में 1000 रुपए लग रहा है और टैक्स अलग से उसमें भरना है। इससे अच्छा कि जब कोई इंस्पेक्टर आएगा तो उसको 500 रुपए दे देंगे, कहेंगे भैया ठीक है, अब तुम भी खुश हम भी खुश। तो जब टैक्स सिस्टम कन्वीनियंट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो टैक्स कलेक्शन में बहुत निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। और इस बात को हमें समझना होगा कि अगर भारत को टैक्स इफिशियंसी बढ़ानी है, भारत को अगर टैक्स इफिशियंसी बढ़ानी है तो उसे टैक्स को बहुत कन्वीनियंट वे में कलेक्ट करना होगा, और टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर वो दोनों के लिए बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम करना होगा। और इसका सबसे अच्छा भारत का उदाहरण है जीएसटी। भारत में जीएसटी के आने के पहले बहुत सारे टैक्स सिस्टम थे, जिसके कारण हमारे जो बिजनेसमैन थे उनमें टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता था, और जो टैक्स अथॉरिटी थी उसमें भी बहुत ज्यादा बर्डन होता था, और इसीलिए उसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता था और लोग टैक्स देने से बचते थे और गलत तरीके अपनाते थे। ब्लैक मनी जनरेट होती थी,
करप्शन बहुत होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक इंस्पेक्टर आएगा आपसे कहेगा कि भाई टैक्स भरने की जो कॉस्ट है 1,000 रुपये है और टैक्स 1,000 2,000 रुपये आपको देना है, तो आप कहोगे 500 के नोट ले लो भैया चले जाओ, कहा ठीक है लाओ दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो अगर कोई इंसान एक कंप्यूटर में बटन दबाए और टैक्स भर जाए तो कितना कन्वीनियंट हो जाएगा, तो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा, टैक्स अथॉरिटी पर भी बर्डन कम होगा, टैक्स पेयर पे भी बर्डन कम होगा और सभी को इससे फायदा होगा। तो इस तरह से हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो मिनिमाइज कर देना चाहिए। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, है ना। आप इसको लिख सकते हो कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, लेस बर्डन, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। जो इस समय हमारी गवर्नमेंट का गुड गवर्नेंस रिलेटेड स्लोगन है वो है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो भी कहीं ना कहीं कैनन ऑफ कन्वीनियंस को ही बताता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 बेसिक सिद्धांत थे, 4 बेसिक सिद्धांत हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा कैनन ऑफ इक्विटी, फिर हमने पढ़ा कैनन ऑफ इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा कैनन ऑफ कन्वीनियंट या कन्वीनियंस, और हमने पढ़ा कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ इक्विटी में ये बात हमने पढ़ी कि एबिलिटी टू पे होना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बहुत कम होना चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस में हमने पढ़ा कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है वो कम होना चाहिए, और कैनन ऑफ कन्वीनियंस में पढ़ा कि क्लियर होना चाहिए और प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। भारत के संबंध में हमने पढ़ा कि इक्विटी में भारत इनकम टैक्स को ले सकते हो, या जीएसटी में जो हमने स्लैब बनाए हैं वो इसी के लिए किया है। कैनन ऑफ इकोनॉमी में हमने बताया कि कैसे हमने डिजिटल इंफ्रा को अपनाया है, डिजिटल इंडिया को अपनाया है, और हमने कोशिश की है कि कम से कम कॉस्ट आए, और इसमें भी आप जीएसटी को जोड़ सकते हो। कैनन ऑफ कन्वीनियंस में भी वही मैंने आपको बात बताई, जीएसटी लिख सकते हो आप जीएसटी का अकॉर्डिंग, है ना। यहां पर आपको मैंने बताया था एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म, और साथ में आप हर जगह लिख सकते हो TARC, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये हर जगह आप यूज कर सकते हो। भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को सही करने के लिए, देखो आपको पता है कि 2 तरह के टैक्स सिस्टम होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को भी इन चारों सिद्धांतों के साथ कंप्लायंट करना है या इसके साथ उसको जोड़ना है ताकि वो भी एफिशिएंट हो सके, और डायरेक्ट टैक्स को भी इसके साथ जोड़ना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो जीएसटी हुआ उसने कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंट, कैनन ऑफ सर्टेनिटी को बढ़ावा दिया। याद रखना, जो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हुआ जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, उसके कारण चारों चीजें इनडायरेक्ट टैक्स के साथ जुड़ गई, और डायरेक्ट टैक्स के साथ भी हम धीरे धीरे जो ये कमीशन बता रहा है उसके अकॉर्डिंग काम किया गया, है ना। ये पार्थसारथी सोम के अध्यक्षता में गठित हुआ था एक कमीशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उसने भी हर चीज में कोई ना कोई एडवाइस दी है, तो आप लिख सकते हो कि टार्क ने इस पे काम करने को कहा है, टार्क ने इस पे कहा। थोड़ी कंटेंट हमारे पास रहना चाहिए, ऑफिशियली कंटेंट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस है स्वीडन और नॉर्वे। कैनन ऑफ इकोनॉमी की बात मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड या एस्टोनिया। कैनन ऑफ कन्वीनियंस की बात आप समझिए तो इसमें भी वही न्यूजीलैंड और आप एस्टोनिया को लिख सकते हैं। और कैनन ऑफ कन्वीनियंस में मैंने सर्टेनिटी में आपको मैंने सिंगापुर का उदाहरण बताया था। जो अदर एग्जाम्पल है या अदर सिद्धांत हैं वो है कैनन ऑफ, उसको भी हम समझ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फिर एक आता है कैनन ऑफ
प्रोडक्टिविटी और कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। इसको ऐसे समझ लेते हैं, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि किसी देश का जो टैक्स सिस्टम है वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर पाए, रिजिड ना हो। जैसे मान लो कोरोना आया, कोरोना में नई तरह की इकोनॉमिक कंडीशन बनी, रिसेशन जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ, तो टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि तुरंत उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके या उस प्रॉब्लम के साथ खुद को अलाइन कर सके ताकि उस प्रॉब्लम को कम किया जा सके। इसमें आपको यूएसए का एक जो टैक्स सिस्टम है उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। यूएस के टैक्स सिस्टम को कहा जाता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब मुझे बात यूएसए की आई तो एक बात मैं बताना भूल गया था फर्स्ट वीडियो में, आपको अभी बता देता हूं कि यूएसए में जो टैक्स सिस्टम है वहां पर वो जो भारत में आरक्षण है ना, आरक्षण का उद्देश्य क्या है, जो डिप्राइव्ड है, जो वंचित है, उसको ऊपर उठाना। लेकिन यूएसए में टैक्स सिस्टम के थ्रू ही ये काम होता है। वहां पर जो कॉरपोरेट हाउस है उनको कहा जाता है कि अगर आप ब्लैक पीपल को सपोर्ट करोगे, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा दोगे, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। और वहां पर टैक्स रिडक्शन कर से या टैक्स डिडक्शन करके टैक्स से छूट देकर वहां के जो कॉरपोरेट हाउस हैं उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि वो माइनॉरिटी या जो ब्लैक कम्युनिटी है उसको प्रमोट करे, उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे। तो ये बात याद रखना, वहां पर कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी एक प्रोग्राम है। क्या है? कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी। कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा तरह के लोग आए, माइनॉरिटी आए, ज्यादा से ज्यादा तरह की रेस, जेंडर, इस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए वहां पर टैक्स को एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। और इस चीज को भारत के साथ भी आपको जोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में जो रिजर्वेशन का काम है वो कहीं ना कहीं वंचित वर्गों को जगह देना है। पर आज की डेट में जो रिजर्वेशन है वो इतना इफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है और रिजर्वेशन आप पब्लिक सेक्टर में देते हो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं केवल आपको लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। और अगर वास्तव में हम रिजर्वेशन जैसे सिस्टम के आउटकम को पाना चाहते हैं तो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसी पॉलिसी को जोड़ना होगा जो माइनॉरिटी, जो पिछड़े लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इसमें यूएसए का हम एक केस स्टडी देख सकते हैं और जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी। ठीक, वहां पर एक वर्ड है वर्किंग अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, है ना, याद रखिएगा, वर्किंग अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, ये वहां का प्रोग्राम है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेलेबल कराओगे तो आपको वहां पर टैक्स में छूट मिलेगी और इसी प्रोग्राम से वहां पर कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। ये तक बात समझ में आ गई आपको? तो कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जब मुझे यूएसए आया तो मुझे ये बात याद आई। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बदलती स्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो कंपनियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को काम करने के लिए मोटिवेट करे। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर दे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। या ये कह सकते हो कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करे कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट वे में अगर आप बढ़ाओगे प्रॉफिट तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। जर्मनी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है और जर्मनी में कहा जाता है कि वहां का जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है, बहुत ही इनोवेशन को मोटिवेट करता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जो टैक्स सिस्टम होना चाहिए वो बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए, बड़ा फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को टारगेट करके स्पेशली उस पर टैक्स बर्डन ज्यादा लगा दो और उसका नकारात्मक प्रभाव हो। तो कहने का मतलब जो टैक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी पे काम करना चाहिए, ना कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल सोशल एंगल को कनेक्ट करके जो निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे। याद रखना, इस तरह से न्यूट्रलिटी का मतलब है कि हमें निष्पक्ष होकर
मेरिट के बेस पे टैक्स का लगाना चाहिए। और ये सब तो ठीक है, ये सब हमने जो पढ़ा वो एडम स्मिथ की थ्योरी के बारे में पढ़ा, बाकी जो दूसरी थ्योरी थी वो पढ़ा। लेकिन भारत में एक आदर्श कर व्यवस्था के लिए जो बात की गई है वो भी बहुत अच्छी है, और हम उसको भी यही समझेंगे कि भारत में कहा गया है कि जो टैक्स सिस्टम है, याद रखना जब मैं बात कर रहा हूं तो ये भारत में टैक्स सिस्टम के बारे में सबसे जो पहली चर्चा मिलती है या जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा मिलती है वो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलती है। आपको पता है कि कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो एक रचना करते हैं और उसमें ये 400 BCE में रचना करते हैं और बताते हैं कि टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, और इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल देते हैं। और वो कहते हैं कि टैक्स सिस्टम हमारे नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और नेचर में क्या, तो कहते हैं इसके लिए वो शब्द यूज करते हैं, सस्य श्यामलम मालंबो यथावारी विता नाम। याद रखिएगा, सस्य श्यामलम मालंबो यथावारी विता नाम। इसका कहने का मतलब है कि जैसे पानी जो बरसता है ना, वो एक आदर्श टैक्स सिस्टम के बारे में बताता है। जब पानी बरसता है तो क्या बरसता है, पहले वो एवोपरेट होता है। और आप देखो, सपोज करो आपके घर में इतना बड़ा बर्तन रखा है, ये भी बर्तन है, और मान लो ये भी, ठीक है, तो जब बादल बनेंगे तो सब जगह से पानी जाएगा और ये बादल बन जाएगा। और याद रखना, जो जितना बड़ा बर्तन होगा उससे उतना पानी जाएगा। समुद्र से सबसे ज्यादा पानी जाएगा, कटोरी रखा होगा तो उससे भी पानी जाएगा, लेकिन जितना जरूरत होगी, जितनी जरूरत नहीं, सॉरी, जितना उसका एबिलिटी होगी उतना ही पानी उससे जाएगा। और साथ में जब बरसेगा तो सबको फायदा होगा, वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब, जब लेगा तो एबिलिटी टू पे लेगा, जिसकी जितनी क्षमता उससे उतना पानी ले रहा है, लेकिन जब देगा तो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा और वेलफेयर करेगा। तो चाणक्य कहते हैं कि जैसे वर्षा की व्यवस्था होती है, यथावारी विता नाम, जैसे वर्षा पूरे फसलों को प्रॉस्पर करती है, वैसे ही कहा कि टैक्स सिस्टम भी ऐसे ही होना चाहिए किसी भी राज्य के द्वारा, कि जिसकी जितनी एबिलिटी हो उससे उतना ले और सबको उससे समृद्धता प्रदान करें। और ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इस तरह की चीजें पढ़ता हूं कि कितनी सरल शब्दों में कितने बड़ी बातों को कहा जाता है। और ये भारत की ही एक विशेषता है कि भारत में प्रकृति से बहुत कुछ सीखा गया, क्योंकि माना जाता है कि नेचर से बड़ा हमारा कोई गुरु नहीं होता। और यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर लगातार क्वेश्चन ऐसे में पूछा है। एक बार पूछा कि फॉरेस्ट इज द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अभी जो लेटेस्ट इस बार का पेपर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा कि फॉरेस्ट से सिविलाइजेशन और सिविलाइजेशन से डेजर्ट जैसा कॉन्सेप्ट, जो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यूपीएससी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद करता है कि आप चीजों को इंटरकनेक्ट कर पाओ। तो मैंने आज आपको बताया कैनन ऑफ टैक्सेशन। चूंकि काफी लंबा वीडियो हो गया तो इसको यहीं पर रोकेंगे, और जो दूसरे 2 पार्ट थे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।